नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2 सप्ताह बीत चुके हैं। ईरान, इजरायल और अमेरिका का संघर्ष अनवरत जारी है। जैसा अनुमान था, ये संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा एक पखवाड़ा चलेगा। एक पखवाड़े बीत जाने के बाद भी ईरान में तबाही भारी हुई है, क्योंकि ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 1400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और कितने इस्टेब्लिशमेंट उनके तबाह हुए हैं। जबकि उनका भी दावा है कि उन्होंने कई अमेरिकी युद्धक विमानों और कुछ नेवी शिप्स और कई अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। साथ ही साथ उनका ये भी दावा है कि अमेरिकन बेसेस जो गल्फ में एस्टैब्लिश्ड हैं, उनकी भारी तबाही की है। दोनों दावे और प्रतिदावे में कितना दम है, ये इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये लगभग पूरी दुनिया मानने लगी है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ आज हम बातचीत करेंगे और सिर्फ हम दोनों अपने अपने विचार और पक्ष रखेंगे। निर्णय आपको करना है कि ये युद्ध किस स्थिति में जा रहा है। और शुरुआत मैं इस बात से करता हूं कि ईरान के दावे और अमेरिका के दावे चाहे जो भी हों, ये युद्ध अभी चल रहा है। ईरान में क्या क्या बदलता और क्या होता तो अमेरिका जीतता, जो अभी नहीं हो पाया है, इसलिए अमेरिका अभी नहीं जीता है। रही बात ईरान के जीत की, तो ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ईरान क्या जीतेगा और किस स्तर पर और किस लिए जीतेगा, क्योंकि ईरान को अपने देश को बचाना है। ईरान पर सैंक्शंस हैं और ईरान के अंदर भारी तबाही हो रही है। उनके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई घायल हैं, स्टेटमेंट उनके नाम से जरूर आया है। ये और बात है कि आईआरजीसी कह रही है अब युद्ध हम खत्म करेंगे और हमारी शर्तों पर ये युद्ध रुकेगा। ये अभी तक के मैं लेटेस्ट बातें बता रहा हूं। और वो युद्ध रुकेगा तो उनके राष्ट्रपति पेजेस्किन ने 3 शर्त लगाई है। हमारा हर्जाना पूरा किया जाए, जितना कुछ नुकसान अमेरिका और इजराइल के हमले में हुआ उसकी भरपाई हो, और साथ ही साथ हमारे निर्णय जो एक स्वतंत्र देश लेता है वो सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में कोई हमला नहीं किया जाएगा, ये गारंटी दी जाएगी। तो आईआरजीसी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड हमले को रोकेगी। ये अब पूरी तरीके से उन्होंने एक तरह से शर्त लगाई है। अमेरिका कह रहा है हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, हम ईरान में पूरी तरीके से रेजिम चेंज करेंगे और ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। सवाल ये है कि क्या दोनों अपने लक्ष्य के नज़दीक हैं? लग तो नहीं रहा है, इसलिए ये युद्ध चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? इजरायल अपने लक्ष्य को साधने में काफी हद तक सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, किसकी? ईरान की, और उसके मारक क्षमता, उसमें इजाफा तो नहीं हो रहा है। हाँ, वो जो कुछ भी रखे हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनका भंडार खाली हो रहा है। ये इजरायल के लिए सुखद खबर है। दूसरी खबर, उनका परमाणु का कार्यक्रम जिस भी स्थिति में है, युद्ध चलने की स्थिति में, उसे उनकी जानकारी तक, किसकी जानकारी तक? इजरायल और अमेरिका की जानकारी तक तबाह करने की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। इसलिए अभी तबाही ज्यादा होनी है। कर्नल वीरेंद्र शाही सर, ये मेरा पक्ष है इस 15 दिन के युद्ध का। इसलिए अमेरिका हार गया है या अमेरिका दबाव में है, मैं नहीं मानता। और साथ ही साथ ईरान कुछ जीत रहा है, ये भी नहीं कहा जा सकता। सर, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं सहमत हूं आपके निष्कर्ष पर। उसके कारणों में जाना आवश्यक है। ये एक तो जहां तक ईरान का प्रश्न है, उन्होंने एक बड़ी पद्धति अपनाई खोमेनी के जीवित होने से समय में, और वो था तकरीबन उसी रूप में जिस तरह भारत में हमने थिएटर कमांड्स बनाए थे। उस थिएटर कमांड्स में हर प्रकार की जो सेनाएं हैं, जिसमें इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट एलिमेंट्स हैं, जिनमें
ड्रोन्स हैं, जिनमें मिसाइल्स हैं, इन सब चीजों को कंबाइन करके उन्होंने एक छोटे रूप में कमांडर्स को हर तरह से स्वावलंबी बना दिया कि अब आपके पास ये सब चीजें हैं, आपको सेंट्रल कमांड से कुछ लेना नहीं, आपके जो टास्क जैसे जैसे आते हैं आप रिएक्ट करिए और ऑटोनोमस स्वावलंबी रूप में रिएक्ट करिए। और ये रिएक्शन आपका तब तक चालू रहेगा जब तक एक भी राउंड ऑफ एम्युनिशन या एक भी सैनिक आपका जीवित है। ये छोटी छोटी 58 कमांड्स बनाकर उनको ये टास्क देकर खोमेनी साहब अल्लाह को प्यारा हुए नहीं रहे, उनके सुपुत्र जख्मी हैं। These orders stand। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ये ऑर्डर स्टैंड करते हैं, ईरानी अच्छे फाइटर्स हैं, किसी भी रूप में हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं अपनी भारत से नहीं करूंगा, क्योंकि अमेरिका के विरुद्ध जैसे अफगानी लड़े, नियरेस्ट एग्जांपल हमें वही मिलती है। ये उससे कम रूप में अमेरिकन को डील नहीं करेंगे, उतना ही जिस तरह बिलोच या ये माउंटेन रीजन के जो ट्रूप्स हैं, उसी रूप में ये लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे। जहां तक मिसाइल्स का सवाल है, जितने मिसाइल्स वो खर्च कर रहे हैं उतना ही उनका अंडरग्राउंड फैसिलिटीज 200 मीटर 300 मीटर धरती के सतह से नीचे उनकी फैसिलिटीज हैं, वो उसी परसेंटेज पर मिसाइल्स बना भी रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ चाइनीज और रशियन मिसाइल सपोर्ट उनको आ रहा है। ऐसे रूप में एक तरह से देखा जाए तो क्या ये युद्ध चाइना थ्रू ईरान लड़ रहा है? चाइनीज शिप्स भी वहां आ गए। और अगर चाइना ये युद्ध लड़ रहा है तो सोचने की बात यह है कि क्या ये एक ताइवान वाले चाइना के प्रोग्राम की एक रिहर्सल है? जिस प्रकार ताइवान के चारों तरफ अमेरिकन बेसेस बने हैं, उसी तरह ईरान के चारों तरफ बेसेस बने हैं। ईरान अंदर से उन बेसेस पर अटैक कर रहा है। चाइना बाहर से ताइवान के इर्द गिर्द बेसिस पर अटैक करेगा। और ये संभावना मैं उस समय देखता हूं जबकि अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ, ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ होगा, पर कुछ समय पश्चात इसकी गति स्लो हो जाएगी। ये फिर भी जीवित होगा, ये फिर भी चलता रहेगा, एक छोटे रूप में चलता रहेगा। उस समय क्या अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होगा चाइना को ताइवान खोलने का? एक बात। एक दूसरी चीज मेरी दृष्टि में आती है कि जिस तरह से ऑयल की फैसिलिटीज को तबाह किया जा रहा है, ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक किया जा रहा है, एक ऑयल की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज बनाई जा रही है, उसको देखते हुए क्या ये एक यूएस इकोनॉमी को स्ट्रांगली हिट नहीं किया जा रहा? आज ही समाचार अभी अभी मिला कि ईरान ने कहा है कि कोई भी व्यापार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू किया जाए
वो यदि युवान में होगा तो उसको वहां से जाने की परमिशन देंगे। हाँ, भारत के लिए, रशिया और चाइना के लिए उन्होंने सब बंदिश हटा ली है, सिर्फ ऑयल ले जाने के। उसके अलावा और कोई भी व्यापारी जहाज वहां से जाएगा तो युआन में वो बिजनेस करेगा, डॉलर में नहीं। क्या ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चाइनीज और ईरानी गठबंधन नहीं दिख रहा? अगर हाँ, तो मैं समझता हूँ ये एक मल्टी डायरेक्शनल चाइनीज युद्ध है, जो एक रूप से अब ईरान की प्रॉक्सी से भी चल रहा है। और अगर हम इस दिशा में सोचें तो ये कहना कि अमेरिकन जो उद्देश्य था रिजीम चेंज का, वो मेरा ख्याल बहुत पीछे कहीं रह गया। उसका पाना अब मुझे और भी अधिक कठिन लग रहा है। अगर वो रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे तो जो उनका दूसरा लक्ष्य था, ईरानी ऑयल पर कब्जा करना, वो भी संभव नहीं होगा। और अगर ये दोनों चीजें संभव नहीं होती तो ईरान जीता या नहीं जीता, कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स अपने लक्ष्यों से पछड़ गया। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल सर आपने कही है। इस बात को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, क्योंकि आपने वो पक्ष रखा है कि ईरान हारा नहीं है, लेकिन ईरान जीता नहीं है, इसके भी पक्ष रखे जाने चाहिए। क्योंकि दर्शकों, हम दोनों अपनी बातें रख रहे हैं, निर्णय और कमेंट के जरिए आप बताइए कि क्या पक्ष उचित है। देखिए, ईरान को इजरायल और अमेरिका एक साथ हिट कर रहे हैं। अगर ईरान पूरी तरीके से जीतता हुआ दिखा तो क्या अमेरिका अपने उस पावर का, जो उसकी मिलिट्री पावर है, उसका फाइनल इस्तेमाल नहीं करेगा? और फाइनल इस्तेमाल करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ईरान को नेस्त नाबूद करना। और उस स्थिति में जब वो अपना ये दिखाएगा, क्योंकि मैं आपको भी एक बात याद दिलाता हूं सर, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही। इस 4.5 साल के दौरान, खास करके 2022 मिड के बाद से और आज तक, रूस ने 4 बार कहा है अंतिम विकल्प परमाणु आयुध का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और उसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। और ये जब भी कहा गया, देखिए समय को हम याद करें, इस 4.5 साल में किस तरीके से पूरे यूरोप और अमेरिका ने, इसके अलाइड फोर्सेस अर्थात नेटो ने जेलेंस्की को जिंदा रखा। अब तो बारी पुतिन की है ना, क्योंकि चाइना अपनी ताकत पर अमेरिका से इस अंदाज में भिड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से ईरान ने ईवान का ये अभी सोसा छोड़ा है, इससे चीन बहुत खुश नहीं होगा, क्योंकि चीन इतना ओपन गेम नहीं खेलना चाहता। अगर ईवान और रूबल दोनों का साथ नाम लिया गया होता तो ये उनके डिप्लोमेटिक चाल है ईरान की, और ईरान डिप्लोमेटिक चाल चल रहा है सर। क्योंकि भारत के साथ जो बातचीत हुई है कि भारत के जितने भी ऑयल और एलएनजी की सप्लाई है वो सुनिश्चित करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, दो और स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान, माफ करिएगा, अमेरिका और इजराइल, हम उनको उनके हाल पर छोड़ रहे हैं, ईरान को उनके हाल पर छोड़ते हुए अपने फायदे को ले रहे हैं। और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां तक राजनयिक मामले होते हैं, इस तरह से देखे जा सकते हैं, और भारत उसका फायदा ले रहा है। सवाल यह है कि ईरान के जरिए जब चीन इतनी ताकत दिखाएगा तो अमेरिका को हम इतना गया गुजरा तो समझ नहीं सकते सर, ये तो आप भी मानते हैं। अमेरिका पूरी तरीके से रिजिम चेंज नहीं कर पाया, अभी तो वो कुर्दों से भिड़ाएगा, और अभी ईरान में वो अनरेस्ट की स्थिति तो मचवाएगा। ये और बात है कि वो तबाही झेलेगा। और तीसरी बात सर, मैं ये मानता हूं 20 साल वो अफगानिस्तान में रहे, इराक में भी लगभग वो 8 से 10 साल रहे, और इस दौरान जो ये 2-3 युद्धों में ऐसा कहा जाता है अमेरिका परास्त हो गया, अमेरिका ने उस देश की तबाही तो कर दी ना। और ईरान में उनकी आर्मी घुसेगी नहीं, क्योंकि आप जैसे सैन्य मामलों के जानकारी मान रहे हैं कि
उनके सेना जो है वहाँ उतरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बॉडी बैग्स जब अमेरिका रिटर्न होंगे तो बड़ी समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर कुर्दों को आगे करके पीछे से वो बैकअप देंगे तो युद्ध लंबा चलना ही चलना है। ईरान इतनी जल्दी तो घुटने टेकेगा नहीं। सवाल है कि क्या रूस और चीन सीधे सीधे अमेरिका की उस धमकी के बाद कि हम ईरान को सबक सिखा के रहेंगे, क्या आमने सामने आएंगे? ऐसा मुझे लगता है कि रूस और चीन नहीं करेंगे। और उस स्थिति में जैसी पिटाई यूक्रेन की हो रही है, सेम वही पिटाई ईरान की होती रहेगी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय जो जो व्यापार है, सप्लाई चेन है, वो टूटेगा और डॉलर के दाम कहीं 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से मामला न चला जाए, ये स्थितियां बनेंगी और पूरी दुनिया में एक तरह से शॉर्टेजेस की स्थिति होगी। ये एक ऐसी स्थिति ईरान पैदा करना चाहता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के जो उनकी ईंधन वाली पॉलिसी है, जो तेल को लेकर के वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, वो भरपाई तो हो रही है। और उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया होगा कि अगर हमारी इतनी बर्बादी होगी, हम ईरान से इतना वसूल लेंगे। ईरान अपनी चाहत में है कि हमारे जितनी तबाही हुई है वो पूरा करेगा जो आक्रामक देश है, अर्थात इजराइल और अमेरिका। सवाल है कि जितनी बातें ईरान इस 15 दिन में करने की स्थिति में आ रहा है, आपको नहीं लगता कि क्या ईरान बहुत जल्दी गलतफहमी में आ रहा है? दिवाकर जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत सी बातें इसमें ऐसी हैं जिनके पीछे जाना थोड़ा सा ज्यादा आवश्यक है। जी। अमेरिका बड़ी पावर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी पूरी शक्ति लगेगी ईरान की तबाही में, इसमें भी कोई दो सोच विचार नहीं है। वो पूरा रूप लगाएंगे। पर अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? हम्म। अमेरिका ने, ट्रंप ने, जी जी। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 से 5 बिलियन तक के फंड्स की आशा की है कांग्रेस से इस युद्ध को जारी रखने के लिए। अमेरिकन कांग्रेस से, जी। अमेरिकन कांग्रेस वो देने की पोजीशन में तब तक नहीं होगी जब तक के अपोजिशन भी शामिल होकर इसको अप्रूव ना करे। क्या अमेरिकन अपोजिशन करेगी या वो कहेगी कि हमें और युद्ध नहीं चाहिए? एक स्टडी ये भी कहती है कि 71% अमेरिकन इस युद्ध को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। एक तथ्य ये भी है कि बहुत शीघ्र मिड इलेक्शंस भी प्रेसिडेंट ट्रंप को फेस करना है। उनकी जो इंटरनल अक्टूबर पोजीशन नवंबर में होंगे। क्या इस बात का सहायता देगी? उनके अपने हथियार भी बहुत प्रयोग में आए हैं। एक बड़ा वेपन्स का जखीरा उन्होंने रशियन और यूक्रेन में झोंक दिया है। जो उनके रिजर्व्स थे वो अब प्रयोग में आ रहे हैं। ईरान छोटे वेपन्स और कम कीमत के वेपन से मजबूर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। यूनाइटेड स्टेट्स के वेपन्स थ्रू इजराइल, ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, को खर्च करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका इसी रूप में, इसी मिकदार में, इसी क्वांटिटी में वेपन्स कितने दिन चलाएगा? क्या ये युद्ध 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या अफगान की तरह और लंबा खिंचेगा? मेरा अपना कैलकुलेशन है कि ये धीरे धीरे एक स्टेलमेंट पर चलता जाएगा, बंद नहीं होगा। अमेरिकन लक्ष्य शायद वो पूरे नहीं कर पाएंगे। एक स्टेज आएगी जब वो यहां से बाहर हाथ खींचना चाहेंगे।
जी। इससे पहले कि वो यहाँ से हाथ खींचे, मेरा विचार है कि चाइना ताइवान का फ्रंट गर्म कर देगा, फोकस वहां शिफ्ट हो जाएगा। और जब हम ये सब बातों पर विचार कर रहे हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक साइलेंट प्लेयर नॉर्थ कोरिया में भी बैठा है। उसकी शक्ति इतनी तो आवश्यक है कि वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में एक तरफ पलड़े पर थोड़ा भार डाल सकता है, और एक बैलेंस जो शायद बन रहा हो उसको बिगाड़ कर अमेरिका के अगेंस्ट एक और बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इन सब विचारों पर ये एक इंटरनेशनल रूप लिया जा रहा है। इंटरनेशनल ज्यादा से ज्यादा देश इसमें शामिल होते जा रहे हैं, और ऐसी सूरत में मैं अब आपसे सहमत होकर बताऊंगा कि हो सकता है ये सब सर्कमस्टांसेस मिलकर जो रशिया ने, जो आपने जिक्र किया, एक एटॉमिक एंड पर आ जाए। सर ये मिडिल अगर ईस्ट इन कारणों को हम समझें तो ये जो आपने भविष्यवाणी की है, या जो रशियन भविष्यवाणी को याद किया है, ये कुछ मिला जुला इशारा उस तरफ जरूर जा रहा है। सर ये नियति का खेल कहिए या कहते हैं ना समय का चक्र है। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन के निर्णय पर सवाल उठाए जा रहे थे और यही डोनाल्ड ट्रंप और इनके एलाइड फोर्सेस आज इनके सामने स्थिति बन रही है, इसमें तो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि बैठ करके आनंद लेना वो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन अपनी सारे जितनी समस्याएं थीं, खास करके रूबल की स्थिति को लेकर के, इंटरनेशनल मार्केटिंग को लेकर के अलग थलग कर दिए गए थे। अब अमेरिका को मजबूर होकर के कहा कि भैया आप अपना तेल बेचो, तो भारत का सप्लाई चेन भी नहीं टूटने वाला। चीन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, जितना लोग एसेस कर रहे हैं और आपका भी कहना है, चूंकि आपके साथ मैं बराबर बातचीत में रहता हूं, मेरा अपना मानना है कि चीन ओपन फ्रंट पर अभी भी अमेरिका के सामने भिड़ने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं करेंगे और वो मैं सहमत हूं आपसे, जी पर इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे। जी कुल मिलाकर अगर के ताइवान वो खोलते हैं तो अमेरिका को सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल। भी चाइना अमेरिका को डायरेक्टली ना अटैक करके उनके बेसिस पर जाएगा, जिसकी रिहर्सल अभी होकर चुकी है या हो रही है, आज भी लागू है। हम्म। वो इनके बेसिस को अटैक करता जाएगा, और क्योंकि बेसिस को अटैक करता जाएगा, हानि अमेरिका की होगी, डायरेक्ट चाइना से फिर भी नहीं होगा। तो ये इस वीडियो में चूंकि हम इस तरह के 3-4 वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और कर्नल सर अपनी बात रखेंगे, हम दर्शकों पर छोड़ेंगे कि वो क्या निर्णय लें, लेकिन इस वीडियो का हम एंड करते हैं कि चाइना गेम खेल रहा है, रूस फायदा ले रहा है, भारत को हर दृष्टिकोण से फायदा ही है, सिवाय ये कि वो इम्बैलेंस ना हो, जो कि भारत पूरी तरीके से बैलेंस्ड विदेश नीति पर चल रहा है। अब समस्या आएगी कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले पाकिस्तान की, क्योंकि उम्मा आपस में ही लड़ रहे हैं, वो शियाओं का साथ दें या सुन्नियों का या अमेरिका का। तीनों स्थितियों में अगर वो कोई गड़बड़ झाला करेंगे तो फिर भारत तो उनकी खैर मकदम करेगा ही, क्योंकि अफगानिस्तान तो उनकी बाकायदा ठीक ठाक से मजम्मत कर रहा है, जिस हिसाब से उसको करना चाहिए देख ही रहे हैं आप, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इस युद्ध के ये भी फ्रंट किस तरीके से बर्न हो सकते हैं, कर्नल वीरेंद्र साई सर और मैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों ने अपनी जो बातें रखी हैं इस 15 दिन के युद्ध के परिणामों पर, उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए और कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। अगले 2 वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें जरूर बताएंगे जिसे देखना कतई मत भूलिएगा। सर आपने हमसे बातचीत की, अगले दोनों मुद्दों की हम आप तैयारी करें और बहुत जल्दी उन दोनों वीडियो के जरिए दर्शकों के सामने हम कुछ पक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।